वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम डोज। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें क्या था, हम ये पढ़े थे कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। हमने आज तक यही पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बट ऐसा नहीं होता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके उसका भी एक वेव नेचर होता है, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट उसकी जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है या जो वेव की ये इस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है, तो इसका जो चेंज है या वेवलेंथ है वो इतनी स्मॉल होती है हमारे डिस्टेंस के कंपैरिजन में। जो हम नॉर्मली डिस्टेंस मेजर करते हैं उसके कंपैरिजन में इतनी कम होती है कि हमको उसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता। एक्चुअली में लाइट स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके वेव के फॉर्म में मूव करती है। तो अब जैसे ये वेव है तो इसका क्या होता है, हाईएस्ट पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, एंड ये क्या है, लोएस्ट टफ। तो इस तरीके से क्रस्ट एंड टफ के फॉर्म में मूव करती है। तो अब क्या है, कोई वेव है तो उसका वेव नेचर है, तो वो क्या करेगी, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो उसमें क्या होता है कि एक वेव फ्रंट होता है, सबसे पहला टर्म आता है वेव फ्रंट। तो अब हाइगन्स प्रिंसिपल, इसने ये क्या होता है, ये वेव नेचर को ही डिस्क्राइब करने के लिए और किसी वेव का वेव फ्रंट कि अभी किसी टाइम पे कोई वेव, मान लीजिए ये कोई वेव, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से वेव ओरिजिनेट हो रही है। जैसे कंसीडर कर सकते हैं कोई पॉन्ड है, वहां पे हमने कोई पत्थर मारा तो वहां से क्या होगी, वेव मूव करती है, जैसा आपने देखा होगा। तो वो इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में वेव मूव करती है, इस तरीके का कुछ पिक्चर दिखाई देता है। तो ये क्या होती हैं, ये पोजीशंस, इसको ये जो पोजीशंस होती हैं ये अप पोजीशंस होती है। जैसे मैंने बोला क्रस्ट और टफ के फॉर्म मूव करता है, तो ये जो अप वाला पोजीशन है इनको हम अगर डिनोट करें तो ये अप वाला पोजीशन होता है। इस तरीके से वेव मूव करती है आगे की तरफ। तो अब क्या होता है कि अगर ये जो है किसी भी वेव फ्रंट का, इनको क्या बोलते हैं हम, ये जो है सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स हैं, इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो अगर किसी भी वेव फ्रंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये इसकी स्पीड को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि ये वेव फ्रंट किधर मूव कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया यहाँ, तो ये इधर दिखा रहा है। तो जो एनर्जी है और स्पीड है वो क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब मान लीजिए किसी पॉइंट पे, जैसे मान लिया मैंने ये t=0 है, t=0 पे यहाँ था वेव फ्रंट, इस जगह था वेव फ्रंट। तो अब t=τ पे, t=τ पे ये वेव फ्रंट कहाँ होगा। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल ने बताया था कि हमको कैसे निकालना है कि कोई वेव फ्रंट यहाँ है तो वो आगे कहाँ होगा अगले किसी टाइम t पे। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हर एक पॉइंट है, ये वेव फ्रंट है, यहाँ पे हर एक पॉइंट वो क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ से होती है, यहाँ से भी वेव निकलती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे, ये t है, टाइम t है, अगर मान लिया स्पीड v है, स्पीड क्या है, v है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी v इंटू टाउ, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर हम इसी डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें या स्फीयर ड्रॉ करें, यहाँ पे मैंने इसी रेडियस को कंसिडर करते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया इस तरीके से, ये क्या है, vt के बराबर है या d के बराबर, डिस्टेंस के बराबर। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक ये हमारा स्फीयर बना। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं स्फीयर ड्रॉ करूँगा, इस तरीके से स्फीयर ड्रॉ करूँगा। ऐसे ही और भी पॉइंट पे, यहाँ भी है, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। तो उससे क्या है, वेव निकलेगी। तो मैं हर जगह वही सेम रेडियस vt का मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा या स्फीयर ड्रॉ करूंगा। वो स्फेरिकल होता है, मैं प्लेन को कंसीडर कर रहा हूं इसलिए मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं कोई पॉइंट सोर्स लूंगा तो उससे जो वेव निकलती है वो स्फेरिकल निकलती है, स्फेरिकल, तो स्फीयर ड्रॉ करना चाहिए। बट यहाँ प्लेन, हम बात कर रहे हैं प्लेन की, इसलिए मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, इनको ज्वाइन करते हुए, इन सर्कल्स को ज्वाइन करते हुए मैं अगर कोई प्लेन या कोई लाइन ड्रॉ करूँ, ये मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर कोई इन सर्कल्स को ज्वाइन करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करूँ जो इन पे कॉमन हो, इन सरफेस पे कॉमन हो, तो वो क्या होगी, इसको टच करते हुए ये सरफेस बन रही है, ये सरफेस को टच करते हुए। तो ये क्या हुआ, ये जो इसको मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा तो ये जो सरफेस बनेगी ये हमारा क्या होगा, वेव फ्रंट होगा एट टाइम t=τ। 0 पे कहाँ था, यहाँ था, अब ये मूव करके यहाँ आ गया। आप एक चीज देख रहे होंगे, एक तो यहाँ आ रहा है बट ये सर्कल तो यहाँ भी आ रहे हैं। इसको हम ऐसे भी ज्वाइन करके तो बना सकते थे, ये भी तो इनके कॉमन ही है, जो कॉमन टेंजेंट हो गई। ये जो सर्कल्स हैं उनका कॉमन टेंजेंट है, वो ये भी तो है, ये वाला जो सरफेस है ये भी कॉमन टेंजेंट है। तो अब क्या है, एक तो ये वेव आगे की तरफ मूव कर रही है,
तो ये हो गई फॉरवर्ड वेव। एक आप देख रहे हैं ये वाली, यहाँ भी तो आ रहे हैं हम उसी को, तो ये भी वेव फ्रंट है। तो अब क्या है, ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम बैक वेव बोलते हैं। तो बैक वेव को हाइगन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने बोला था कि जो इंटेंसिटी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, फॉरवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जो बैकवर्ड वेव है या पीछे की तरफ जो वेव है उसकी इंटेंसिटी कम होती है या जीरो होती है। बट वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बाकी लोगों ने उसको बाद में एक्सप्लेन किया गया ये बैक वेव वाले प्रिंसिपल को। तो बट इससे हमको ये समझ में आता है हाइगन प्रिंसिपल से कि अगर किसी भी टाइम पे अगर कोई भी वेव है तो उसका वेव फ्रंट कहाँ मूव करेगा या कैसे ड्रॉ करना है, वो हमको हाइगन प्रिंसिपल से सीखने को मिलता है। तो अब ये है, ये हमारा क्या है, स्फीयर के फॉर्म में मूव कर रहा है वेव फ्रंट। अगर हम काफी डिस्टेंस बाद और हम आगे जाएं, इस तरीके से होगा, तो इसको हम कहीं आगे डिस्टेंस पर जाने के बाद इसको हम एज अ प्लेन कंसिडर कर सकते हैं, प्लेन वेव। तो अब तक तो हम जो स्फेरिकल वेव बात कर रहे थे, अगर हम ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दें या सर्कल की रेडियस बढ़ा दें या स्फीयर की रेडियस बढ़ा दें, तो उसके किसी पोर्शन को हम प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। तो स्फेरिकल वेव से प्लेन वेव भी जनरेट होती है। ये नियरली प्लेन होता है, ये एग्जैक्टली प्लेन नहीं होता स्फेरिकल ही है, बट इसको हम एज अ प्लेन कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं देता है इसमें कर्वेचर का, तो ये इसको हम एज ए प्लेन कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ही हम प्लेन वेव में भी कर सकते हैं। जैसे ये वेव फ्रंट है एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने बताया कि हर एक पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। तो जैसे यहाँ पे मैं मान लिया एट अ टाइम t इक्वल्स टू टाउ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ पहुंचेगा, तो क्या जैसे मैंने बताया कि हमको स्पीड ड्रॉ करना है कितना, v इंटू टाउ का जितनी डिस्टेंस है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा हर एक पॉइंट पे। तो और इनका जो लोकस होता है वेव फ्रंट, मैंने जैसे पहले आपको बताया वेव फ्रंट क्या है कि जो इनको कॉमन टेंजेंट है इनकी, उसको लोकस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट। तो अब हमारा वेव फ्रंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ऐसे ही यहाँ भी एक दिख रहा है, तो ये बैक वेव है, ये फ्रंट वेव है। तो ऐसे ही हम आगे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से आगे वेव फ्रंट और ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो ये वेव फ्रंट ड्रॉ करने का तरीका है। तो अब हम क्या, जैसे मैंने बात की स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेनर वेव फ्रंट, तो जो प्लेनर वेव फ्रंट है कुछ अलग नहीं है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का ही कुछ पार्ट है जो हमको प्लेन की तरह दिखाई देता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जैसे हम पिछली बार पढ़े थे रिफ्लेक्शन पढ़े थे और रिफ्रैक्शन पढ़े थे। तो अब यहाँ भी हमको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, पर अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वेव कंसिडर करके चलना है, वेव नेचर कंसीडर करना है और वेव फ्रंट की तरह हमको ट्रीट करना है। अब हम पहले की तरह ऐसा नहीं कि कोई लाइन के फॉर्म में ले रहे हैं या अब वो नहीं करेंगे। अब हम यहाँ वेव कंसीडर करके रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और उन्हीं फिनोमेना को देखेंगे। कंसीडर करते हैं, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। अब कोई वेव फ्रंट है, कोई वेव फ्रंट मान लिया मैंने, इस तरीके से वेव फ्रंट मान लिया मैंने, ये वेव फ्रंट ऐसे है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से वेव फ्रंट मूव कर रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर मीडियम चेंज होता है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम चेंज हो रहा है, मान लिया ये मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई रे रेयर अर्थ से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो किधर बेंड होगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अब इस तरीके से ये हमारा I हो गया, ये R हो गया। तो अब एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये I है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस I हो जाएगा। और अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस I, तो ये हमारा I हो जाएगा,
ये हमारा एंगल आई हो जाएगा। इसको मैं अगर बी डिनोट कर देता हूँ, ए बी एंड सी, इस तरीके से मैं अगर डिनोट कर दूँ ए बी सी, तो ये हमारा ए बी और सी। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बात की कि ये वाला पोर्शन है, ये वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट सेम मूव कर रहा है। ये वेव फ्रंट था, ऐसे मूव करके यहाँ आया, ये इस पॉइंट पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये ए बी पॉइंट। यहाँ पे क्या है, वेव फ्रंट, इसका पॉइंट यहाँ ए पे आ गया, बी पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। तो जो बाकी पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें और पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, हम सारे को कंसीडर कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, ये एक लेफ्ट और राइट पॉइंट दो को कंसीडर करेंगे, बाकी को हम उसी के हिसाब से बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया और इस पॉइंट को कंसीडर किया। तो मान लिया कि ये टाइम टाउ में, t इक्वल्स टू टाउ में, ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ये यहाँ से यहाँ। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, अगर v1 स्पीड है, v1 स्पीड है और टाइम कितना है, टाउ है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है bc कितना होगा, bc इक्वल टू हो जाएगा v1 टाउ। इस तरीके से ये v1 टाउ हो जाएगा bc। अब हम जैसे यहाँ पे बात करें इस जगह, तो ये क्या है, ये ऐसे जा रहा था, अब क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, तो अब ये जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसकी स्पीड मान लिया चेंज हो गई। अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि कम है या ज़्यादा है, वो स्पीड उसकी चेंज हो गई। तो मान लिया उसकी स्पीड अब क्या है, v2 है, उसकी स्पीड क्या है, v2 है। तो अब क्या करेगा, टाइम सेम है टाउ, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2t ट्रेवल करेगा। मान लिया यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आ गया हमारा वेव फ्रंट। तो ये क्या है, v2, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, ये वाली जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये d मान लेता हूँ, इसको मैं d कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये AD जो क्या होगा, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, v2 इंटू टाउ, ये हमारा v2 इंटू टाउ हो जाएगा। तो अब हम जैसे एक पॉइंट ये है हमारा वेव फ्रंट का, दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। अब इसको हम ज्वाइन कर दें, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें इस तरीके से, ये ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारा वेव फ्रंट जो पहले ऐसे था, अब वो थोड़ा सा इधर बेंड हो गया, पूरा का पूरा वेव फ्रंट बेंड हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, वेव फ्रंट भी सारा का सारा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये हमारा वेव फ्रंट पहले ऐसे था, अब वो चेंज होके थोड़ा सा टिल्ट होके अब ये इस तरीके से हमारा वेव फ्रंट मूव करेगा, इस तरीके से हमारा वेव फ्रंट मूव करेगा। तो अब हम जैसे ये एंगल हमारा r है, ये एंगल r मैंने बताया था, एंगल r। तो अब इस तरीके से अब मैं बाकी साइन i और साइन r निकालता हूं। साइन i इस ट्रायंगल में a b c, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा a b c, इसमें साइन i कितना होगा, साइन i हो जाएगा हमारा, साइन क्या होता है, p अपॉन h होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, bc हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC में पहले ही निकाल चुका हूं, BC क्या है, V1 टाउ, और AC तो है ही हमारा। इसी तरीके से अब मैं जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये I है, तो ये यहाँ पे I हुआ। अब ये एंगल अगर R है, ये एंगल R है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है। तो ये एंगल अगर R है तो ये कितना होगा, 90 माइनस R हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा ये एंगल। तो इसी तरीके से अब ये क्या है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो हमारा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर साइन R निकालूं, साइन R, तो साइन R कितना हो जाएगा, ट्रायंगल A, ये पॉइंट मैंने D कंसीडर किया था, ADC, इन ट्रायंगल ADC साइन R कितना हो जाएगा, साइन R हो जाएगा हमारा ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AD परपेंडिकुलर हो गया, तो AD कितना है मैं निकाल चुका हूँ, V2 टाउ, AD अपॉन AC, AD मैं पहले ही बता चुका हूँ, AD कितना है हमारा, V2 टाउ, और AC चल ही रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, साइन I और साइन R का रेशो ले लेता हूँ, साइन I अपॉन साइन R यहाँ से। तो यहाँ क्या होगा कि AD से ये AC से AC कट जाएगा, और टाउ से टाउ कट जाएगा,
मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, v1 टाउ बाई ए सी एंड v2 टाउ बाई ए सी। तो अब यहाँ ए सी से ए सी कट जाएगा और टाउ से टाउ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v1 बाई v2, v1 बाई v2 बचेगा हमारा, v1 बाई v2। तो अब अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि कोई रेयरर से डेंसर में मूव कर रही है, तो क्या होगा, ये r हमारा एंगल स्मॉल होगा i के कंपैरिजन में, क्योंकि एंगल किससे मेजर करते हैं, हम नॉर्मल से मूव करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये i है, ये r है, तो r क्या हो गया हमारा, कम हो गया, तो साइन i ज्यादा होगा, साइन r कम होगा। तो यहां से साइन r कम होगा, तो ये रेशो है v1 बाई v2 का, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये v2 क्या है, v2 क्या होगा, स्मॉलर होगा, v2 स्मॉलर इन कंपैरिजन टू v1। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि v2 क्या है हमारा, छोटा है। तो अगर कोई रे या वेव फ्रंट कहाँ, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। तो इससे आप क्या कहेंगे, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही है तो स्पीड घट रही है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। तो अब जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि वैक्यूम के कंपैरिजन में, किसी वैक्यूम के कंपैरिजन में, कि अगर ये कोई मीडियम n1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम है, तो अगर मैं इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, इसी रिलेशन को यूज करते हुए n1 बाई nv निकालूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा n1 बाई v निकालूंगा मैं, तो इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k बाई v भी लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं इसको मैं 1 कर दूं, तो n1 अगर मैं फर्स्ट की निकालना चाहूं इस तरीके से n1, तो ये हो जाएगा हमारा k बाई v1। इसी तरीके से n2 निकालना चाहूं तो k बाई v2 हो जाएगा, k बाई v2। अब मैं क्या करता हूं, n2 बाई n1 का रेशो निकालता हूं, n2 बाई n1, n2 बाई n1 क्या हो जाएगा हमारा, n2 बाई n1। तो n2 बाई n1 होगा, क्या हो जाएगा, k बाई v2 डिवाइडेड बाई k बाई v1। तो k से k कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 बाई v2। यहां से n2 बाई n1, n2 बाई n1 क्या हो गया हमारा, v1 बाई v2 आ गया। तो अब और हम क्या देखे थे यहाँ पे, साइन i बाई साइन r क्या आ रहा था हमारा, v1 बाई v2 आ रहा था। ये फर्स्ट कंसीडर करते हैं, इसको हम सेकंड कंसीडर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यहां से आपको क्या देखेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइन i बाई साइन r क्या है, यहाँ पे v1 बाई v2 है, यहाँ पे हमारा n2 बाई n1 ये क्या है, v1 बाई v2 है। तो यहां से हमको मिला साइन i बाई साइन r, ये हो गया हमारा v1 बाई v2 की जगह में n2 बाई n1 लिख दूंगा, n2 बाई n1। और n2 बाई n1 क्या होता है, n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो अब यहां से आप ये फॉर्मूला देख रहे होंगे, पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, साइन i बाई साइन r इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है, ये स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि वेव जो नेचर है वो हमारा, जो हम प्रेडिक्ट किया गया था कि जो लाइट है वो वेव नेचर होता है, ये यहाँ से कंफर्म भी होता है, क्योंकि ये स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये इसका कंफर्म हो गया वेव नेचर। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। ऐसे ही रिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं हम। रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन में एक चीज आप पढ़े होंगे कि उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो I इक्वल टू R होता है। तो अगर कोई वेव फ्रंट उस रूल को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो अब हम वही देखेंगे। अब कंसीडर करते हैं कोई वेव फ्रंट, मान लीजिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे कोई वेव फ्रंट, मान लिया ये हमारा वेव फ्रंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम बाकी पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, इसके एक ये लेफ्ट राइट पॉइंट ये कंसीडर करेंगे। मान लिया ये
इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी इस तरीके से आएगा। तो अब हम मान लिया ये टाइम t इक्वल टू 0 पे ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये ए बी क्या है? हमारा वेव फ्रंट है एट t इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा? मान लिया t इक्वल टू टाउ। ठीक है, t इक्वल टू टाउ पे हम बात करते हैं कि ये कहाँ पहुंचेगा। अब हमने मान लिया स्पीड क्या है? v है, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो नहीं रहा है तो स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो v हमने स्पीड मान ली। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा टाउ टाइम में? v इंटू टाउ। तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट पे। ठीक है, ये सी पॉइंट पे आ गया। तो जो बी सी जो हमारा है ये कितना हो जाएगा? v इंटू टाउ हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है? ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसको। तो अब ये ऐसे आके ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ ऐसे मूव करेगा मान लिया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की BC, टाइम तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी तो टाइम सेम है। तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये भी v इंटू टाउ ट्रेवल करेगा, क्योंकि टाइम सेम है, स्पीड भी सेम है। तो ये यहाँ मान लिया हमने A से आ गया D पॉइंट पे, ये D पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो ये AD होगी, AD ये भी क्या होगा? BC के बराबर होगा और v इंटू टाउ होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमारा वेव फ्रंट क्या होगा? एक पॉइंट क्या है? ये है, यहाँ पहुंच गया। दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट को हम ऐड ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये वेव फ्रंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐड करने से हमको क्या मिला? ये हमारा वेव फ्रंट मिला। तो ये एंगल अगर आई है, ये एंगल हमारा आई है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो अब ये जो हमारा ट्रायंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 है। तो ये अगर 90 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये 90 माइनस आई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और अब ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें से अगर इसको ये निकालना चाहें हम तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस आई। तो ये हमारा आई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आई। इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये हमारा आर है, इसको मैं आगे ज्वाइन कर देता हूँ। ये अगर आर है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस आर, ये एंगल। अब मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको P पॉइंट कंसीडर कर लूँ तो APC, ट्रायंगल APC। तो इसमें अगर 90 माइनस आर है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर, ये हो गया आर, और ये हमारा आई है। तो अब जैसे एक ट्रायंगल है AD और C, ADC, और दूसरा ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक तो हो गया AD और C, इस तरीके से। दूसरा कंसीडर करते हैं CB और A, CBA, ट्रायंगल CBA और ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे आपको एक तो साइड ये AC क्या है? कॉमन है। दूसरा ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल जो D है ये 90 डिग्री है। ऐसे ही एंगल B है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया, और ये जो ये साइड है AD, साइड AD और दूसरी साइड BC। तो AD है और BC है ये वाली, ये दोनों इक्वल है। तो दो तो साइड इक्वल हो गई, AD इक्वल्स टू BC, और दूसरा AC इक्वल्स टू AC। इसी तरीके से एक एंगल इक्वल हो गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। तो जब कोई दो साइड बराबर हैं और कोई एंगल बराबर है तो वो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गए।
वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल सीबीए दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें क्या होता है, उनका एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो जो एंगल आई है, ये वाला हमारा एंगल आई है, वो क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। तो आई इक्वल टू आर। तो अगर I इक्वल टू आर है, I इक्वल टू आर है, तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर I इक्वल टू आर है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई ये वेव फ्रंट किसी प्रिज्म से होके या किसी स्फेरिकल सरफेस या मिरर या लेंस से पास होता है तो उसका किस तरीके से, कैसे वेव फ्रंट, दूसरा हमको किसी टाइम टी के बाद जो वेव फ्रंट है वो किस तरीके से हमको दिखेगा, वो अब हम देखेंगे। मान लीजिए ये कोई हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है। अगर कोई प्रिज्म आ जाता है, ठीक है, तो प्रिज्म क्या करता है, वो डेविएट करता है। तो ये इसको डेविएट करके कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कर देगा। तो हमारा ये वेव फ्रंट था, अब वो इस तरीके से देखेगा, क्योंकि हम किसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये वेव फ्रंट हम इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। अगर ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लेती है। अगर कोई वेव फ्रंट इस तरीके से मूव कर रहा है, वेव फ्रंट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो अब ये इस तरीके से दिखेगा। ये t इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू टाउ पे, ये क्या होगा, वो इस तरीके से वेव फ्रंट इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ये मान लिया फोकस है हमारा। तो ये वेव फ्रंट अब जो स्ट्रेट था, प्लेन था, अब वो क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। अगर हम मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कंसीडर करते हैं, यहां कोई वेव फ्रंट है इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा, इसको हम फोकस बोल सकते हैं, फोकस। तो ये इस तरीके से अगर कोई वेव फ्रंट, हमारा वेव फ्रंट है, तो वो अलग अलग प्रिज्म, लेंस या मिरर से अगर कोई इंटरेक्ट करता है तो किस तरीके से चेंज होगा, उस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वेव फ्रंट ड्रॉ करने का कुछ तरीके हैं। इसके अलावा आप पढ़ेंगे हम डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट आप साउंड के लिए पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई ऑब्जर्वर या सोर्स मूव कर रहा है तो उससे क्या होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमको सुनाई देता है उसमें चेंज आता है। इसी तरीके से अब क्या है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि लाइट का दोनों नेचर शो करती है। तो अगर हम वेव नेचर को कंसीडर करें तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी लाइट है उसमें अगर सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस देख हमको, अगर मान लीजिए यहां ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये यहां सोर्स है, तो किसी भी टाइम पे यहां से वेव मूव करेगी और यहां ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। तो अगर ये सोर्स मूव करना शुरू कर दिया है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब क्या है, जो वेव फ्रंट है ये आगे पहुंच गया, सोर्स क्या है यहां आ गया कहीं अब एस डैश पे। तो अब जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, पहले ये ट्रेवल करनी पड़ रही थी, अब क्या है, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी। डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी तो जो टाइम है, स्पीड तो सेम रहेगी, तो टाइम क्या है, ज्यादा लगेगा। जो वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो पहला वेव फ्रंट पहुंचा, फिर दूसरा वेव फ्रंट पहुंचेगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में टाइम क्या है, बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर सोर्स हमारा ऑब्जर्वर से मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर अपोजिट हम बात करें कि सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सोर्स अगर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और अगर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं।
चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको टाइम ज़्यादा या कम लग रहा है, और हमको वेव फ्रंट जो डिफरेंस है टाइम का, जो वेव फ्रंट पहला वेव फ्रंट और दूसरा वेव फ्रंट मिल रहा है उसके बीच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। हम साउंड के लिए पढ़ चुके थे कि हमको साउंड में इफेक्ट में चेंज आता है, इसी तरीके से हम लाइट के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, तो उसकी हमको क्या पढ़ते हैं, इसी चेंज को, जो अपरेंट चेंज है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर, इसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम इसका फ्रैक्शनल चेंज निकालें, डेल्टा म्यू बाई म्यू निकालें, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये डेल्टा वी बाई डेल्टा म्यू, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये होता है वी रेडियल अपॉन सी, और यहां माइनस साइन होता है। अब माइनस साइन क्यों होता है, वी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये वाला फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब ये v क्या है, स्मॉल है इन कंपैरिजन टू c। अगर v ज्यादा है तो उसमें हमारा आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी वो लगानी पड़ती है हमको, उससे हमको इफेक्ट दिखता है, ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है। तो ये केवल तभी वैलिड है ये फॉर्मूला जब तक ये v क्या है, स्मॉल है इन कंपैरिजन टू c, v इज इन कंपैरिजन टू c, इस तरीके से। तो क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा म्यू बाई म्यू, ये क्या है, माइनस वी रेडियल बाई सी। ये माइनस साइन क्यों है इसमें, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जो डेल्टा वी है चेंज है, अगर ऑब्जर्वर आगे मूव कर रहा है तो वी इंक्रीज कर रहा है, वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है, सी तो पॉजिटिव है ही, वी पॉजिटिव है, तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ये नेगेटिव होगा। तो इसी नेगेटिव को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, ताकि जो फ्रैक्शनल चेंज है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव आए, क्योंकि ये क्या है, हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन लगा दिया हम, और एक यहाँ नेगेटिव होगा, वो आपस में कट जाएगा, तो हमको जो चेंज है वो हमको पॉजिटिव मिलेगा। ये साइन इसीलिए रखा है क्योंकि जो ऑब्जर्वर अगर या सोर्स ऑब्जर्वर से मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी या घटेगी, नेगेटिव आएगा ये, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाया। तो ये हमारा हो गया डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट, ये इस तरीके से। अब अगले में पढ़ेंगे हम कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव फ्रंट, या हम पढ़ेंगे वेव का कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।